अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, एक बहुत बड़ा पेड़ और एक बिल्कुल छोटा सा बैक्टीरिया, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? आज हम जीवन के इसी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ये पता लगाएंगे कि आखिर लाइफ की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो सवाल ये है कि एक इंसान, एक पौधा और एक बैक्टीरिया में आखिर क्या कॉमन है। मतलब ये तीनों तो दिखने में जमीन आसमान का फर्क रखते हैं, है ना? पर क्या इनके बीच कोई एक बुनियादी कनेक्शन हो सकता है? सोचिए तो जरा। और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इन सब की कहानी, हर जिंदा चीज की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, और वो है सेल यानी कोशिका। ये लाइफ की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी यूनिट है, और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि लाइफ का ये सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक आखिर है क्या। सेल, वो छोटी सी दुनिया जिस पर हर जिंदा चीज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये सेल आखिर है क्या। देखिए, इसे एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। ये न सिर्फ हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, बल्कि एनर्जी बनाने से लेकर रिपेयरिंग तक सारे के सारे ज़रूरी काम भी यही करती है। और पता है, साइंस की जिस ब्रांच में हम इन सेल्स की पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर एक और सवाल दिमाग में आता है। अगर हर जिंदा चीज सेल से बनी है, तो क्या सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं? क्या लाइफ के पास बनाने के लिए सिर्फ एक ही ब्लूप्रिंट है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। लाइफ के पास असल में दो मेन डिजाइन हैं। एक तरफ है सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया। इनमें जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए होता है वो सेल में बस ऐसे ही तैरता रहता है। और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स, जिनसे हम पेड़ पौधे सब बने हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस के अंदर एकदम सुरक्षित रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि सेल्स अकेले काम नहीं करते, ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे ये अकेली ईंटें एक साथ मिलकर एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी कर देती हैं। लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक हायरार्की फॉलो करता है। सबसे पहले आती हैं अकेली सेल्स, हमारी ईंटें। फिर एक जैसी सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज यानी ऊतक। इसे आप एक दीवार समझ सकते हैं। फिर अलग अलग टिश्यूज एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन यानी कमरा। और फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। और बस तैयार हो गया हमारा पूरा चलता फिरता घर। और यहीं पर एंट्री होती है स्पेशलाइजेशन की। देखिए, एक टिश्यू सिर्फ सेल्स का ढेर नहीं होता, ये एक स्पेशलिस्ट टीम है जहां हर सेल का एक खास तय किया हुआ काम होता है। अगर हम जानवरों की बात करें तो ये स्पेशलिस्ट टीमें मोटे तौर पर 4 तरह की होती हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी स्किन की तरह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। दूसरा मस्क्यूलर टिश्यू, जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, मतलब बॉडी का इंजन। तीसरा नर्वस टिश्यू, ये हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और चौथा कनेक्टिव टिश्यू, जो हर चीज को अपनी जगह पर जोड़कर रखता है। तो अब इन टिश्यूज और ऑर्गन से मिलकर जो पूरा सिस्टम बनता है उसे देखते हैं। और इसे समझने के लिए हम शरीर के एक सबसे शानदार सिस्टम पर फोकस करेंगे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप शरीर की अपनी एक इंटरनल कुरियर सर्विस समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? जरूरी सामान यानी पोषक तत्वों को हर सेल तक पहुंचाना और वहां से कचरा उठाकर बाहर निकालना। ये पक्का करता है कि हर सेल को वो सब मिले जिसकी उसे जरूरत है। ये जो कुरियर सर्विस है ना, ये एक 2 वे हाईवे पर चलती है। एक तरफ है आर्टरीज यानी धमनियां। ये आमतौर पर ऑक्सीजन से भरपूर खून को दिल से दूर बाकी शरीर तक ले जाती हैं। इनमें प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ है वेन्स यानी शिराएं। ये ऑक्सीजन रहित खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं और इनमें प्रेशर कम होता है। लेकिन जैसा कि बायोलॉजी में अक्सर होता है, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है। तो क्या ये ऑक्सीजन वाला रूल हमेशा हर जगह लागू होता है? सोचिए जरा। और ये रहे वो 2 सबसे बड़े अपवाद। पहली है पल्मोनरी आर्टरी। नाम तो आर्टरी है, लेकिन ये ऑक्सीजन रहित खून को दिल से फेफड़ों तक ले जाती है। और दूसरी है पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजन से भरपूर एकदम साफ खून को फेफड़ों से वापस दिल तक लाती है। तो असली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कौन सी नस आर्टरी है और कौन सी वेन। ये ऑक्सीजन से तय नहीं होता, ये तय होता है खून के बहने की दिशा से।
अगर खून दिल से दूर जा रहा है तो वो आर्टरी है, और अगर दिल की तरफ आ रहा है तो वो वेन है। बस इतना सिंपल है। ठीक है, तो अभी तक हम एक अकेले जीव के अंदर की दुनिया को देख रहे थे। अब जरा सूरत को बड़ा करते हैं, जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि साइंटिस्ट इस धरती पर मौजूद करोड़ों तरह की जिंदगियों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इतने सारे लाखों करोड़ों जीवों को साइंटिस्ट समझते कैसे हैं? इसका जवाब है टैक्सोनॉमी के जरिए। इसे आप सभी जीवों के लिए एक तरह का लाइब्रेरी सिस्टम समझ सकते हैं, और इस सिस्टम की शुरुआत की थी कैरोलस लिनेयस ने। आज के समय में जो सिस्टम सबसे ज्यादा माना जाता है वो दिया था R.H. विटेकर ने। उन्होंने पूरी जिंदगी को 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा, जिन्हें किंगडम या जगत कहते हैं। तो कौन से हैं ये 5 किंगडम्स? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया जैसे सबसे सिंपल जीव आते हैं। फिर है प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा जैसे जीव हैं। तीसरा है फंजाई, मतलब मशरूम और फफूंद। चौथा है प्लांटे, यानी हमारे सारे पेड़ पौधे। और आखिर में 5वां है एनिमेलिया, जिसमें कीड़े मकोड़ों से लेकर हम इंसान तक सब आते हैं। तो चलिए अपनी इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। हमने शुरुआत की थी एक अकेली ईंट से, यानी सेल से। फिर हमने देखा कि ये ईंटें मिलकर कैसे स्पेशलिस्ट टीम्स यानी टिश्यूज बनाती हैं। इसके बाद हमने एक पूरे इंटरनल हाईवे यानी ऑर्गन सिस्टम को समझा, और आखिर में हम पहुंचे लाइफ की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी तक, यानी किंगडम्स तक। एक अकेले सेल से लेकर करोड़ों प्रजातियों के इन विशाल किंगडम्स तक लाइफ का ये ऑर्गेनाइजेशन वाकई में कमाल का है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस शानदार डिजाइन में अभी और कितने राज छुपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।